नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं आत्मकारक ग्रह के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आत्मकारक ग्रह की दशा कैसी जाती है। बहुधा ज्योतिष के छात्र होने के कारण बहुत सारे लोगों को ये बताया जाता है कि आत्मकारक ग्रह की दशा हमेशा खराब जाती है, लेकिन हमने जब अपनी कुंडली में कुछ शोध कार्य किया तो पता चला कि ऐसा कदापि भी नहीं है। जिस प्रकार से अन्य ग्रहों की दशा जाती है, वैसे ही आत्मकारक ग्रह की दशा भी जाती है। यहां मैं बता दूं कि जैमिनी ज्योतिष में आत्मकारक ग्रह की दशा उस ग्रह को माना जाता है जो अंशों के आधार पर सबसे ज्यादा डिग्री का होता है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि यहां हम बात कर रहे हैं आपका कोई भी ग्रह किसी भी राशि में 30 अंशों तक ही हो पाता है। उसमें से जो सबसे ज्यादा अंशों का ग्रह होता है वो ही आपका आत्मकारक ग्रह कहलाता है। यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूं कि आत्मकारक ग्रह ये माना जाता है कि आपकी आत्मा किस मेन पर्पस के लिए धरती पर आई है या वो कार्य क्या करना चाहती है। अगर आपने हमारी इस पे आधारित अन्य पोस्ट नहीं देखी है तो कृपया करके पहले उनको देख लीजिएगा, ताकि आप क्लियरिटी से समझ पाए कि आत्मकारक ग्रह की दशा कराती क्या है। यहां मैं आपको बता दूं कि हम बात कर रहे हैं जैमिनी ज्योतिष के अंतर्गत सबसे ज्यादा अंशों में आने वाले ग्रह यानी कि आत्मकारक ग्रह के बारे में। अधिकतर ये माना जाता है या ये ज्योतिष में पढ़ाया जाता है कि आत्मकारक ग्रह की दशा हमेशा से खराब जाती है, परंतु अनुभव में ऐसा देखने में नहीं आया है। यहां मैं आपको बता दूं कि आत्मकारक ग्रह यानी कि वो ग्रह जिसके लिए आपकी आत्मा धरती पर आई है, किस भाव में है, किस राशि में है और किस घर पर बैठा है, ये सारी बातें जब आप कंबाइन करके निष्कर्ष निकालते हैं तो आप समझ पाते हैं कि धरती पे आने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है। यहां मैं बता दूं कि हमारी एक शोध के अंतर्गत हमने ये देखा कि बहुत सारे ज्योतिष जो कार्य करते हैं या ज्योतिषी होते हैं या बहुत अच्छे ज्योतिषी जो होते हैं, उनकी पत्रिका में 8वें भाव से या अष्टमेश से आत्मकारक ग्रह का कोई ना कोई संबंध अवश्य ही देखा गया है या होता है। हमने इस पे एक पोस्ट बनाई है, आपसे देख सकते हैं। आप कहेंगे तो मैं लिंक भी आपको उसका प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज मैं बात कर रहा हूं आत्मकारक ग्रह के दशा के बारे में। यहां मैं आपको बता दूं कि हमारा जो मेन पर्पस रहता है कि ज्योतिष को हम सरल शब्दों में आम लोगों तक पहुंचा सके। तो यहां मैं बता दूं कि जब पृथ्वी पर कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो वो आत्मा के कारण ही जन्म लेता है कि उसकी आत्मा चाहती है कि धरती लोक पर जाकर वो जो कार्य उसके छूट गए हैं या अपूर्ण रहे हैं उनको पूरा करें। उसके लिए जब वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसे धरती पे भेजा जाए तो एक इच्छा मात्र के तहत उसको भेजा जाता है। और इच्छाओं के कारक जैसा कि आप सब जानते हैं चंद्रमा होते हैं, और आत्मा का कारक जैसा कि आप जानते हैं सूर्य ही होते हैं। और सूर्य ही हमारे पंचम भाव के काल पुरुष के आधार पे भी स्वामी माने गए हैं। यानी आत्मा जब ईश्वर से ये वंदना करती है कि मुझे शरीर के रूप में अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए भेजा जाए, तो आदमी का जन्म धरती पर होता है या जातक विशेष का जन्म धरती पर होता है। यहां मैं स्पष्ट कर दूं कि आत्मा जो चाह रही है, अगर आप उससे संबंधित काम कर लेते हैं तो जीवन में आपको भले ही चीजों का अभाव रहेगा लेकिन आप बहुत खुश रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा क्योंकि ये आपकी आत्मा की उड़ान होती है। आत्मा जो चाहती है अगर आप वो करते हैं तो आपको खुशी अवश्य मिलेगी, भले ही धन ना मिल पाए। यहाँ ध्यान रखिएगा कि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, तो और उसको भूख भी नहीं लगा करती, क्योंकि आत्मा ने इच्छा की। यानी सूर्य ने चंद्रमा को प्रभावित किया जिससे तिथि का निर्माण हुआ, जो कि हमारे संबंधों का कारक है, जिसके कारण हमारा जन्म होता है। और फिर हमें शरीर यानी कि लगन मिलता है। इंटरेस्टिंगली जो आत्मा का कारक ग्रह है वो सूर्य है और लगन का कारक भी सूर्य ही माना गया है, प्रोवाइडेड नवे भाव का कारक भी सूर्य को ही माना गया, जो कि धर्म करना बताता है। यहां मैं स्पष्ट कर दूं कि अगर हम पंचम भाव से यानी कि आत्मा कारक ग्रह जो काल पुरुष के हैं सूर्य से अगर लगन को देखेंगे तो नवा भाव पड़ेगा, यानी कि आत्मा का धर्म है कि वो शरीर ले। और अगर हम चंद्रमा से देखेंगे यानी कि मन से देखेंगे तो मन का कर्म यानी माता का यह कर्म है कि वो जो है शरीर प्रदान करे। तो इसलिए आत्मा को आप अलग रखेंगे, मन को अलग रखेंगे, जो कि सूर्य चंद्र से देखी जाएंगे। और सूर्य और चंद्र जब ये आपस में निर्णय करेंगे तब हमें शरीर दिया जाएगा, जो कि लग्नेश काल पुरुष के अनुसार जो होता है मंगल से देखा जाता है, जिसको हम शरीर का प्रतिनिधित्व कराते हैं या मानते हैं। तो ये तो एक नॉर्मल सा एक आपको एक समझाने का तरीका हो गया कि आत्मा किस प्रकार से काम करती है और क्या उसका फंडा रहा है। अब बात कर रहे थे कि आत्मकारक ग्रह जो होता है वो सबसे ज्यादा अंशों का जो ग्रह होता है, जब वो अपनी दशा में आता है तो बहुधा ये माना गया है या ये पढ़ाया जाता है ज्योतिष में कि वो दशा कदापि अच्छी नहीं जाती है। लेकिन अनुभव में हमने देखा कि कुछ
लोगों की ये दशा बहुत अच्छी गई थी। तो आज मैं उन्हीं की बात करूंगा। हमने आपके लिए कुछ 5 कुंडलियां सा उदाहरण रखी है, इसके अलावा कुछ अन्य उदाहरण मैं आपको मुंह जवानी रूप में बताने की कोशिश करूंगा। तो आइए देखते हैं आत्मकारक ग्रह को कैसे समझें और उनकी दशा क्या कर सकती है। अपने कुछ ज्योतिषीय अनुभव और उदाहरणों के साथ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमारे पास जो कुछ हमने कुंडलियां अध्ययन की तो उसमें हमने पाया कि ये जो हमारे पास कुंडलियां आ रही हैं, पहली कुंडली जो हमारे पास आई है दोस्तों, अगर आप देख रहे हैं तो ये महात्मा गांधी जी की पत्रिका है। इसमें अगर डिटेल आप देखना चाहें तो 2 अक्टूबर 1869, 8:35 पोरबंदर का जन्म है। महात्मा गांधी जी की पत्रिका में अगर आप देख रहे हैं तो आत्मकारक ग्रह चंद्रमा रहा है दोस्तों। और चंद्रमा को अगर आप देखेंगे तो दशा में चंद्रमा जो थे वो 1904 से 1914 के मध्य में आए हैं। और इस दौरान जो है इन्होंने, अगर मैं कहूं गांधी जी की बात करें तो गांधी जी ने इस दौरान जो है स्वतंत्रता संग्राम में ये सक्रिय हुए और इन्होंने भारतीय कांग्रेस की नेतागिरी स्वीकार करी या ये उनके नेता बन गए। आप सब देख ही रहे हैं कि चंद्रमा इनके 10वें भाव में स्व राशि का ही बैठा है। तो एक बार फिर से समझ लें कि सबसे ज्यादा अंशों का ग्रह था चंद्रमा और वो जो है 10वें घर में कर्क राशि में ही बैठा है। उसकी दशा इनको 1904 से 1914 के बीच मिली। उस दौरान ये कांग्रेस में शामिल हुए और कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए और इनकी जो राजनीति जगत में या स्वतंत्रता संग्राम में इनकी सक्रियता बढ़ गई। अन्य उदाहरण दोस्तों आपको बताने की कोशिश करता हूं। अन्य उदाहरण जो हमारे पास आता है वो आ रहा है नेहरू जी का। जी हाँ दोस्तों, नेहरू जी की पत्रिका में भी इंटरेस्टिंगली अगर आप देखेंगे तो इनकी पत्रिका जो थी वो आपको पता है 14 नवंबर 1879 और 89 और रात के 11 बजे इलाहाबाद का जन्म है। इनकी पत्रिका में भी चंद्रमा ही जो बनता है वो आत्मकारक बनता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि नेहरू और गांधी दोनों का आत्मकारक चंद्रमा रहा है। अब यहां पर आप चंद्रमा को जब देखते हैं तो चंद्रमा लगन में ही लग्नेश होकर स्थित है। और आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि इनको ये दशा जो मिली, ये मैं आपको बता देता हूं, इनको जो दशा मिली चंद्रमा की वो 1938 से 1948 के मध्य मिली। और उस दौरान अगर मैं बात करूं तो ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और चंद्रमा जैसा कि मैंने कहा लगन में ही है, तो इनकी भी ये दशा बहुत अच्छी गई। बात कर लेते हैं तीसरे उदाहरण की। तो तीसरा उदाहरण जो हमारे पास आता है दोस्तों वो आता है हमारे पास पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी का। इनकी पत्रिका अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो 19 अगस्त 1918 5:58 भोपाल का इनका जन्म है। इनकी पत्रिका में आत्मकारक शनि है, जिसकी दशा अगर मैं देख पा रहा हूं तो इनको जो दशा मिली शनि की वो 1985 से 2004 के मध्य मिली है। और इस दौरान अगर आप देखेंगे तो इन्होंने जो है पंजाब सरकार व महाराष्ट्र सरकार में गवर्नर बने। उसके बाद ये देश के राष्ट्रपति 1992 से 1995 के दौरान बने, जो कि इसी दशा में आता है। बात करते हैं एक अन्य उदाहरण की। तो अन्य उदाहरण हमारे पास आता है पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। इनकी पत्रिका में भी अगर आप देखेंगे तो इनकी पत्रिका जो हमारे पास आती है उसमें अगर आप देख रहे हैं तो आत्मकारक शनि ही है। और इंटरेस्टिंगली जो शनि की इनको दशा मिली है वो मिली है दोस्तों 1925 से 1944 के मध्य। और इस दौरान अगर आप देखेंगे तो इनको जो है कांग्रेस के अध्यक्ष 1934 और 1939 में बने और राजनीतिक जगत में इनका पदार्पण हुआ। और आगे चल के आप सब जानते हैं कि इनको प्रधान राष्ट्रपति भी बनाया गया था देश का। ये दूसरे राष्ट्रपति रहे थे। चंद्रमा इनके जो है अगर कुंडली में आप देख रहे हैं तो 6ठे भाव में शनि के साथ बैठा है और इनका धनु लगन है, आप सब जानते ही। एक अन्य उदाहरण की अगर मैं बात कर रहा हूं तो जो अंतिम उदाहरण जो हमारे पास आता है वो आता है इंदिरा गांधी जी का। जी हाँ दोस्तों, इंदिरा गांधी जी की पत्रिका जैसा कि आप सब जानते ही हैं 19 नवंबर 1917 रात के 11:11 इलाहाबाद का इनका जन्म है। इनकी पत्रिका में आत्मकारक शनि ही है और शनि अगर देखें तो लगन में सप्तमेश होकर स्थित है। और दशा जो इनको शनि की मिली 1970 से 1989 के मध्य मिली। और इस दौरान अगर आप इनको देखेंगे तो ये देश की प्रधानमंत्री बनी और इसी दौरान इनकी हत्या भी हो गई थी। चंद्रमा इनके सप्तम भाव में लग्नेश होकर बैठे हुए हैं। तो ये 5 उदाहरण जो दोस्तों मैंने आपको बताए हैं कि इन्होंने साबित किया है, अगर आप देखें कि बावजूद
आत्मकारक ग्रह की दशा जो जनरली ये पढ़ाई जाती है या बताई जाती है कि हमेशा खराब जाती है, इस दशा ने इनको बहुत फायदा दिया था। इसके अलावा कुछ अन्य उदाहरण भी मेरे पास हैं, जिनमें एक उदाहरण हमारे पास है के आर नारायणन जी का, जो कि राष्ट्रपति रहे भारत के 27/10/1920 को ये जन्मे हैं और इनकी पत्रिका में आत्मकारक शनि रहा है, जिसकी दशा 2001 से 2020 के मध्य इनको मिली। इसी दौरान ये राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त हुए और 2005 में इनकी मृत्यु हुई। एक अन्य पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्रिका को अगर आप देखें तो इनकी पत्रिका में आत्मकारक बुध है, जिसकी दशा 1985 से 2002 के मध्य मिली और इस दौरान भारत के विदेश मंत्री बने थे। एक अन्य उदाहरण और आता हमारे पास दोस्तों, जो है बेनजीर भुट्टो का, पाकिस्तान की प्रधानमंत्री ये रही हैं। इनका आत्मकारक शनि बनता है, जिसकी दशा 1993 से 2012 के मध्य इनको मिली और जिस दौरान ये 93 से 96 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी पाकिस्तान की। 96 से 99 के मध्य ये विपक्ष की नेता रही। भ्रष्टाचार के आरोप लगे, देश निकासित हो गई, बाहर चली गई। 2007 में इनकी हत्या कर दी गई जब ये वापस आ गई थी, यानी दोबारा से चुनाव की ओर बढ़ रही थी, पाकिस्तान के चुनाव में भाग लेना चाह रही थी। तो इस प्रकार दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर कुंडलियां किस प्रकार से ये बताती हैं कि जो हमें पढ़ाया जाता है वो कभी कभार सही नहीं भी होता है। यहां मैं स्पष्ट कर दूं कि हम बात कर रहे हैं आत्मकारक ग्रह की दशा की, जो कि सबसे ज्यादा अंशों का ग्रह होता है। उसकी दशा जब आती है तो जातक विशेष को अच्छी राइज मिलती है, प्रोवाइडेड वो किसी भी राशि का मालिक हो। यहां पर अधिकतर ये माना जाता था कि दशा खराब जाएगी, लेकिन ऐसा अनुभव में देखने में तो नहीं आया है। कुछ उदाहरण मैंने आपको इसीलिए बताने की कोशिश की है। तो ध्यान रखिएगा कि जो दशा है वो ये तो मानी ही जाती है कि 1, 3, 5, 7, 9 जो नक्षत्र होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो दशाएं मिलती हैं वो हमेशा से लाभकारी होती हैं। बावजूद उसके कहीं कहीं जैमिनी ज्योतिष को देखें या अन्य ज्योतिष को देखें तो उसमें यह भी माना गया है कि जो योग कारक ग्रह की दशा होगी वो अच्छी जाएगी, आत्मकारक ग्रह की दशा खराब जाएगी, लेकिन वो अच्छा फल यहाँ प्रदान कर रही है। तो दोस्तों ये एक नई जानकारी मैं आपको देने की कोशिश कर रहा था। हमारे शून्य ग्रहों की सीरीज आप बहुत पसंद कर रहे हैं और अब हम बात करेंगे शुक्र के शून्य अंशों की, जो कि अगली पोस्ट में आपको बताई जाएगी। तो दोस्तों यदि आप हमारे इस मंच पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके इसको शेयर करें और इसको जो है सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हम प्रैक्टिकल ज्योतिष में जानकारी दे सकें। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप सबने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।